हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 37। टॉपिक का नाम था जनरल फार्माकोलॉजी। इसके ऊपर 8 पार्ट इसके आ चुके हैं। 8 पार्ट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। पहला जो पोर्शन था उसके अंदर हमने ड्रग ऑफ जो रूट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में देखा था। फिर कौन से रूट से क्या क्या बेनिफिट है उसके, क्या उसके कमियां हैं उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने फार्माकोकाइनेमेटिक्स पैरामीटर के बारे में अच्छे से पढ़ा था। उसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के बारे में, और फिर हमने लास्ट में ड्रग के एक्सक्रीशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। फिर हमने फार्माकोडायनामिक पैरामीटर स्टार्ट किए थे। इसके अंदर मैंने आपको इनिशियली जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है फार्माकोडायनामिक की वो बताई मैंने आपको। और फिर हमने 8 वाला जो वीडियो था अपना उसके अंदर हमने रिसेप्टर स्टार्ट किया था। आज हम 9th वीडियो में रिसेप्टर कंटिन्यू करेंगे। वो 1-2 वीडियो और आएंगे जनरल फार्माकोलॉजी के। फिर अपना जनरल फार्माकोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जनरल फार्माकोलॉजी के साथ ही अपना फार्माकोलॉजी 95% जितना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 छोटे मोटे टॉपिक है वो मैं डालता रहूँगा वीडियो। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं रिसेप्टर से। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ड्रग अपना एक्शन किस तरह से देती है। तो मैंने उसमें आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग के फिजिकली एक्शन भी होते हैं, केमिकली एक्शन भी होते हैं, और एंजाइम के थ्रू भी ड्रग अपना एक्शन देती है और रिसेप्टर के थ्रू भी अपना एक्शन देती है। फिजिकल के अंदर मैंने आपको अच्छा एग्जांपल बताया था चारकोल का। जब कोई इंसान पॉइजन या कोई कुछ ऐसी ड्रग ले लेता है जिससे क्या होता है, इंटरनल पॉइजन हो जाता है अपने इंटेस्टाइन के अंदर, तो हम चारकोल देते हैं। चारकोल क्या करता है, उस ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका एब्जॉर्प्शन रोक देता है। चारकोल खुद ड्रग को एब्जॉर्ब करेगा पर अपने इंटेस्टाइन से ड्रग पास नहीं होगी, तो अपने ब्लड के अंदर ड्रग नहीं पहुंच पाएगी या कोई भी पॉइजन नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो एक्शन है ये कौन सा फिजिकल एक्शन है। केमिकल एक्शन में मैंने आपको एक एंटा एसिड का एग्जाम्पल बताया था, किस तरह से एंटा एसिड रिएक्ट करता है और फिर गैस निकलती है CO2 के फॉर्म में। जैसे अपना जो एसिडिटी बढ़ जाती है, जो एसिडिटी अपना स्टोमक में आ जाती है वो कम हो जाती है। तो केमिकल एक्शन भी होता है ड्रग का। एंजाइमेटिक एक्शन के अंदर हमने एनासिड ड्रग के बारे में देखा था कि किस तरह कोई ड्रग होती है जो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेगी, जिससे क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाएगा, तो वो अपना एक्शन नहीं दे पाएंगे, जिससे पेन इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। और भी एंजाइम के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था। फिर मैंने बताया था कि कुछ ड्रग क्या करती है, अपने पर्टिकुलर एक रिसेप्टर पर जाके ड्रग बाइंड होती है और रिसेप्टर के थ्रू एक सिग्नलिंग पाथवे चलता है, जिससे क्या ड्रग का एक्शन आता है। तो हम रिसेप्टर पढ़ रहे थे। फिर मैंने आपको रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन बताया था। तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे रिसेप्टर का, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो ये वाला है। तो मैंने बताया था रिसेप्टर मोस्टली 2 टाइप के हो सकते हैं। एक वो रिसेप्टर जो सेल के ऊपर पाए जाते हैं, जिसको सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलते हैं। एक वो रिसेप्टर जो सेल के अंदर होते हैं, तो उसको इनसाइड सेल रिसेप्टर बोल सकते हैं। तो जो सेल के ऊपर रहते हैं रिसेप्टर, तो उनके ऊपर जितनी भी ड्रग है या जो भी लिगेंड्स है, जो भी केमिकल एंडोजीनियस केमिकल बाइंड होते हैं, वो क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी रहती है उन केमिकल की कि वो सेल के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी हो सकती है, हाईली पोलर नेचर के हो सकते हैं। तो जब वो सेल के अंदर नहीं जा सकते, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो सेल के अंदर नहीं जा पाते, इसीलिए उनके रिसेप्टर कहाँ रहते हैं, सेल सरफेस के ऊपर रहते हैं। अब सेल रिसेप्टर के अंदर 3 टाइप के मेन रिसेप्टर है। एक है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दूसरा है एंजाइम लिंक रिसेप्टर, तीसरा है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। अब जो छोटी छोटी ड्रग रहती है स्टीरॉयड टाइप की, जो सेल के अंदर क्रॉस कर जाती है, इजीली सेल के अंदर चली जाती है, तो उन ड्रग के रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। जब सेल के अंदर पाए जाएंगे तो वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि कुछ ड्रग के रिसेप्टर साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको साइटोसोल रिसेप्टर बोलते हैं। और कुछ ड्रग के रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको हम न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के ऊपर हम सिर्फ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर एंजाइम लिंक और आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। इसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम जो इनसाइड सेल रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। अपना लेक्चर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ 2 टर्म्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि रिसेप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको पोटेंसी और एफिकेसी के बारे में बताया था, उनके ग्राफ भी बताए थे। तो अभी हम देखने वाले एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब ये एफिनिटी किसको बोलते हैं, तो एफिनिटी का मतलब ये होता है कि जो ड्रग है, जो लिगेंड है, जैसे ये डी नाम की ड्रग है, ये अपने रिसेप्टर से किस तरह से बाइंड होती है, इसकी एफिनिटी का मतलब कितना
अच्छे से बाइंड हो पाती है उसी को हम बोलते हैं एफिनिटी बोलते हैं। कुछ ड्रग इजीली मतलब अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाती रिसेप्टर के साथ, और कुछ ड्रग बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग अपना जो बॉन्ड होते हैं वो बना पाती रिसेप्टर के साथ, उसको हम बोलेंगे हाईली एफिनिटिव ड्रग है वो। और इसी तरह दूसरी टर्मिनोलॉजी वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि देखो एफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि ये ड्रग है, ये अपने रिसेप्टर पे, ये रिसेप्टर पूरा इसका, तो इस रिसेप्टर पे किस तरह से बाइंड हो पाएगी, किस तरह से बॉन्ड बनाए, इसको बोलते हैं एफिनिटी। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी उसको बोलते हैं कि इस रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद ये इस रिसेप्टर को कितना स्टिमुलेट कर रही है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। माना कि कोई ड्रग है, इस रिसेप्टर पे तो बाइंड हो गई पर ये अपना एक्शन नहीं दे रहा, रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हुआ, तो बोलेंगे ये ड्रग अच्छे, इसकी एफिनिटी तो अच्छी है बट ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी इस ड्रग की क्या है, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से हम एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेसिस पे हम ड्रग के रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन एक और करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम, आपने सुना होगा, ड्रग का क्लासिफिकेशन करेंगे, जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे कि एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। तो ये जो एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट, ये जो लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन है, ये किसकी बेसिस पे, एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेसिस पे। एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये ड्रग है, ये अपने रिसेप्टर पे अच्छे से बाइंड हुई और इस रिसेप्टर को अच्छे से एक्टिवेट किया, पूरा स्टिमुलेट किया, तो वो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी अच्छी है और एफिनिटी भी दोनों अच्छी है इस ड्रग की, तो वो ड्रग हो गई एगोनिस्ट ड्रग। एंटागोनिस्ट ड्रग किसको बोलते हैं, तो एंटागोनिस्ट ड्रग वो ड्रग होती है इस रिसेप्टर पे क्या बाइंड तो अच्छे से हो गई। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये रिसेप्टर, इस पर ड्रग अच्छे से बाइंड तो हो गई, एफिनिटी तो बहुत अच्छी है, बट इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है, वो जीरो है। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी जीरो मतलब ये एक्शन नहीं दे पा रही, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर लिया, सिर्फ खुद का एक्शन कुछ नहीं आया, इसने रिसेप्टर पे बाइंड तो हो गई पर खुद ने एक्शन कुछ नहीं दिया। तो इसकी एंटागोनिस्ट से उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी तो जीरो रहती है पर एफिनिटी अच्छी रहती है। इसी बेसिस पे है इन्वर्स एगोनिस्ट। तो इन्वर्स एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है कि रिसेप्टर पे अच्छे से ड्रग बाइंड हो गई, पर इसका जो स्टिमुलेट करती है एगोनिस्ट ड्रग, पर उसके जस्ट अपोजिट ये क्या करेगी, ड्रग को डिप्रेस कर लेगी। जो एगोनिस्ट अपना एक्शन देता है उसके अपोजिट एक्शन देती है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट। नाम से पता चल रहा है इन्वर्स चलेगी, जो एगोनिस्ट है उसका इन्वर्स एक्शन देगी। इसके बाद है पार्शियल एगोनिस्ट। तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या होती है, ये एगोनिस्ट की तरह ही होती है, ये ड्रग है, ये ड्रग इस टाइप की, और इसने वापस अपने रिसेप्टर पर बाइंड हुई, तो एफिनिटी अच्छी थी, बाइंड तो अच्छे से किया, बट ये जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है ये थोड़ी क्या है, कम है, एगोनिस्ट से थोड़ी सी कम इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल एगोनिस्ट। अब इसकी रेंज रहती है 0 से 1। तो देखो 0 किसकी रहती है, एंटागोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी रहती है, कि मतलब वो बाइंड तो अच्छे से हुआ पर अपना एक्शन नहीं दिया, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 है एंटागोनिस्ट की। फिर मैं बोलूँ पार्शियल एगोनिस्ट की, तो माइनस में चली जाएगा, -1 रहता है, उसका एक्शन उल्टा रहता है। और अगर मैं पूछूँ इन्वर्स एगोनिस्ट का क्या एक्शन रहता है, उल्टा रहता है, तो ये -1 आ जाएगा। अगर मैं पूछूँ पार्शियल एगोनिस्ट, तो पार्शियल एगोनिस्ट का कहाँ रहेगा, 0 के 1 के बीच में रहेगा, 0.5, 0.8, इस तरह से इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी रहेगी। और 1 किसकी रहेगी, तो एगोनिस्ट की रहती है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर किसी ड्रग की एफिनिटी 1 है तो इसका मतलब क्या है, वो एगोनिस्ट है। अगर किसी एफिनिटी 0.5, 0.6 है या 0.8 है, इस तरह से इसकी एफिनिटी हुई, इसका मतलब क्या है, वो पार्शियल एगोनिस्ट है। अगर क्वेश्चन पूछे कि -1 है तो क्या है, इन्वर्स एगोनिस्ट है। पूछेगा कि 0 किसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, वो एंटागोनिस्ट है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। हम रिसेप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें रिसेप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। तो 8 नंबर की वीडियो मैंने आपको रिसेप्टर के बारे में बताया था। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं जिसके ऊपर एक्टिव साइट्स रहती है, जब कोई लिगेंड्स आके बाइंड होता है वो अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो वो डेफिनेशन थी रिसेप्टर की। और रिसेप्टर पे ड्रग कैसे बाइंड होती है ये इनिशियली किसी को पता नहीं था, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी थी इनिशियली। तो अलग अलग थ्योरी के बारे में एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस आता है। एमसीक्यू में तो थोड़ा कम चांस रहता है, पर जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जिसमें एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, बी फार्मा या डी फार्मा का जो एग्ज़ाम है उसमें कई बार क्वेश्चंस आता है थ्योरी के ऊपर, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन थ्योरी। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये जो नेम बिलोंग करते हैं ये किसके रिलेटिव है। जैसे ऑक्यूपेशनल थ्योरी, तो ये ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की थ्योरी है। रेट थ्योरी, द इंड्यूस फिट थ्योरी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। इसके बाद है मैक्रोमोलिकुलर पर्टुर्बेशन थ्योरी, एक्टिवेशन एग्रीगेशन थ्योरी
और 2 स्टेट मॉडल ऑफ रिसेप्टर एक्टिवेशन। तो ये सारी थ्योरी है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ड्रग रिसेप्टर कैसे बाइंड होते हैं। जैसे कि पहली है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये है रिसेप्टर और ये है ड्रग। तो ये रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड होगी तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब ये ऑक्यूपेशन किया ड्रग ने रिसेप्टर के ऊपर। तो ये ड्रग का जो बायोलॉजिकल एक्शन डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ये ड्रग रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ये कॉम्प्लेक्स कितने बने, अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहे तो ज़्यादा ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन आएगा। अगर ड्रग फ्री रहती है, रिसेप्टर फ्री रहते तो और बायोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा। तो ये ऑक्यूपेशनल थ्योरी है। तो ये किस साइंटिस्ट ने दी थी, ये भी हम बी फार्मा के टाइम में पढ़ते थे, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद रेट थ्योरी। तो रेट थ्योरी क्या बताती है, ये ऑक्यूपेशनल का थोड़ा एडवांस वर्जन है। वो ये बताता है कि ये ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये किस रेट से बना रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी ड्रग है जो ये कॉम्प्लेक्स बहुत फास्ट बनाती है तो उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा। जो ड्रग क्या है धीरे धीरे से ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रही है तो उसका बायोलॉजिकल एक्शन थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये रेट पे ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना स्पीड से ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसके बाद आगे वाली जो थ्योरी है वो अच्छी थ्योरी है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द इंड्यूस फिट थ्योरी एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शन। तो ये इंड्यूस वर्ड आप हमेशा याद रखना। ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये बोला कि रिसेप्टर के जो एक्टिव साइड है उसकी कोई इनिशियली कोई शेप नहीं रहती, वो इलास्टिसिटी रहती है उसमें इस टाइप की। ये रिसेप्टर इस टाइप की इलास्टिसिटी रहती है। फिर जैसे ही ड्रग आई तो ड्रग इस ट्राइंगल साइज की, ये मॉलिक्यूल समझो ट्राइंगल वाली ड्रग है। तो होगा क्या, धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप में रिसेप्टर ड्रग के पास में, मतलब ड्रग रिसेप्टर के पास में आएगी। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि रिसेप्टर खुद ही अपने अंदर कुछ चेंजेस करेगा और ये जो ड्रग है उसके तरह अपना आकार चेंज कर लेगा। तो बाद में रिसेप्टर ने इस तरह से आकार अपना चेंज कर लिया। तो इसीलिए इसको बोलते थे इंड्यूस फिट थ्योरी एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शन। तो इस तरह की थ्योरी दी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले रिसेप्टर में इलास्टिसिटी रहती है। रिसेप्टर क्या है, डायनामिक मॉलिक्यूल है, अपने मर्जी से घूमता हिलता रहता है। जब ड्रग आती है तो ड्रग के अकॉर्डिंग खुद का शेप चेंज कर लेता है। इसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूल परट्यूबेशन थ्योरी। तो ये भी एक थ्योरी, इसके अंदर के परट्यूबेशन के बारे में इसमें ये बताया कि एक स्पेसिफिक परट्यूबेशन होता है। जब स्पेसिफिक परट्यूबेशन होता है तो वो ड्रग एगोनिस्ट एक्शन देती है। जब नॉन स्पेसिफिक परट्यूबेशन होता है तो ड्रग क्या होती है, एंटागोनिस्ट होती है। तो ये सब इसके अंदर बताया हुआ है। इसके बाद एक्टिवेशन एग्रीगेशन थ्योरी भी है और इसके बाद 2 स्टेट मॉडल भी थ्योरी है। तो ये थ्योरी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगी और बेसिक डेफिनेशंस लिखी रहती है, वो आपको पता चल जाएगी वैसे भी। जैसे कि एक्टिवेशन एग्रीगेशन इस थ्योरी के अंदर बताया हुआ है कि जब ड्रग और रिसेप्टर पे बाइंड होती है तो नीचे क्या रहता है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाती है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो बायोलॉजिकल एक्शन रहता है और यहाँ पे ये क्या है, नॉन बायोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल एक्शन नहीं रहता है। तो ये बायोलॉजिकल एक्शन नॉन बायोलॉजिकल एक्शन दोनों में क्या रहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है। तो एगोनिस्ट ड्रग हमेशा यहाँ शिफ्ट होती रहती है और एंटागोनिस्ट हमेशा यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करती है ताकि बायोलॉजिकल एक्शन ना आए। तो इस तरह की थ्योरी है। अगर आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करके पढ़ोगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। बट आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी कहाँ से बिलोंग करती है। ऐसा ना हो कि आप ये ऑक्यूपेशनल थ्योरी को आप फार्मास्यूटिक्स की कोई टैबलेट की थ्योरी मान रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम अपना रिसेप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो रिसेप्टर में मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर है। इसके अंदर 3 टाइप के होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर और आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसको प्यार से बोलते हैं GPCR। पहले देखेंगे कि ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ये होता कैसा है। तो देखो मैंने आपको बताया ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। तो ये रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड रहेगा, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये इस टाइप का रिसेप्टर है। सपोज करो ये रिसेप्टर की बाइंडिंग साइड है। अब ये बाइंडिंग साइड के जैसे अंदर जाएंगे तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये रिसेप्टर इस तरह से पास होता है, इस टाइप का ये पास होता है। तो ये जो रिसेप्टर है इस तरह से पास होता है और जैसे ये पास होगा तो नीचे ये इंट्रासेलुलर डोमेन रहता है। ये जो जहाँ पे ड्रग बाइंड होती है, जहाँ पे लिगेंड बाइंड होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, और नीचे जो पोर्शन इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डोमेन। ये इस तरह से पूरा रहता है। ये जो इंट्रासेलुलर डोमेन है यहाँ पे 3 प्रोटीन्स रहते हैं जो कपल के फॉर्म में रहते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं, जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन, जिसमें अल्फा प्रोटीन है, बीटा प्रोटीन है
और क्या है, गामा प्रोटीन है। ये तीनों प्रोटीन ऐसे कपल में रहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब ये देखो जो 7 बार पास हो रहा है, ये जो मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास हो रहा है, तो ये कितनी बार हो रहा है, 7 बार। इसीलिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं 7 पास रिसेप्टर। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 पास रिसेप्टर किसको बोलते हैं, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को बोलते हैं। और दूसरा अगर आप इस रिसेप्टर को देखोगे तो देखो ये सांप की तरह दिख रहा है, ये सांप की आगे वाला जो फेस रहता है वो, और इस तरह से सांप की तरह गोल गोल घूम रहा है, तो इसके लिए इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के 3 नाम है, एक है 7 पास, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, और तीसरा क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये तीनों एक ही है, कभी कंफ्यूज मत होना। इसके बाद आपको तीनों के नाम पता चल गए। बाहर वाली जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। अंदर वाली साइड उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर डोमेन। 7 बार पास होता है। अब बाहर वाला पोर्शन देखो, यहाँ NH2 है, अंदर क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। तो आपको पता है ये क्या है, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड के ऊपर आपको पता है 2 ग्रुप रहते हैं, एक अमीनो ग्रुप रहता है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर कौन कौन सी ड्रग बाइंड होती है। तो इसके ऊपर वही ड्रग या वही लिगेंड या वही एंडोजीनियस बाइंड होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, तभी तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। या फिर जो ड्रग हाईली पोलर नेचर की रहती है, तो उस ड्रग के रिसेप्टर हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। या फिर हम बोलेंगे कि हाईली पोलर, और या फिर बोलेंगे कि जिस ड्रग के ऊपर चार्ज रहता है, तो उन सब के रिसेप्टर हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब हम देखेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको β1 रिसेप्टर बताया था जब हमने ANS में एड्रीनलिन वाली जो ड्रग पढ़ी थी, बीटा ब्लॉकर्स पढ़े थे। B3 रिसेप्टर आपको पता है, B1 कहाँ पाया जाता है, हार्ड के ऊपर पाया जाता है। B2 रिसेप्टर स्मूथ मसल पे पाया जाता है, और B3 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, आपका एडिपोज टिश्यू के अंदर। फिर मैंने आपको M1 रिसेप्टर बताया था, तो M1 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। M2 ये आयन रेगुलेशन वाला रहता है, इसको बाद में देखेंगे। M3 रिसेप्टर ये कहाँ पाया जाता है, स्मूथ मसल पे। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के एग्जाम्पल है। हिस्टामाइन के जितने रिसेप्टर है वो सारे क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के एग्जाम्पल है, H1 H2 H3। इसी तरह अगर मैं बात करूँ आपको सीरोटोनिन को, 5-HT रिसेप्टर, इसके 7 रिसेप्टर रहते हैं, 1 से लेके 7 तक। तो जो सीरोटोनिन 5-HT जो 3 रिसेप्टर है, ये इसको छोड़ के ये आयन ग्रेटेड है। बाकी 1 से लेके 7 तक जितने भी रिसेप्टर सारे कहाँ हैं, कैसे हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5-HT का कौन सा रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल नहीं रहता, तो वो 5-HT3। तो इस तरह से आपको याद रखना है, तो आपको एग्जाम्पल पता चल गए। अब जितने भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो अपना एक्शन कैसे देते हैं, तो वो अपना एक्शन 3 पाथवे के थ्रू अपना एक्शन देते हैं। तो तीनों पाथवे ही बहुत इंपॉर्टेंट है जी प्रोटीन के लिए। तो इसके अंदर हम पहला जो पाथवे है वो है एडिनाइल साइक्लेज पाथवे, जिसको हम साइक्लिक AMP पाथवे बोलते हैं। दूसरा जो पाथवे है उसको बोलते हैं IP3 ड्रैग या फिर फॉस्फोलाइपेज C पाथवे बोलते हैं इसको। तीसरा जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का पाथवे है वो है आयन चैनल रेगुलेशन। ये तीनों पाथवे किसके, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के। क्वेश्चन आता है कि एडेनाइल साइक्लेज पाथवे के थ्रू कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, कौन सा एक्शन देता है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो वो कौन सा है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। IP3 ड्रैग पाथवे किसका एग्जांपल है, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का है। जैसे β1 β2 β3 मैंने आपको बताया, वो सारे रिसेप्टर एडिनाइल साइक्लेज पाथवे को फॉलो करते हैं। इसी तरह मैंने M2 M3 जो रिसेप्टर बताया वो IP3 ड्रैग पाथवे को फॉलो करते हैं। और अब हम एडिनाइल साइक्लेज जो पाथवे है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, उसको हम अच्छे से देखेंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में। तो ये जो एडिनाइल साइक्लेज पाथवे फॉलो करने वाला कौन से रिसेप्टर हैं, तो β1 β2 और β3 ये जो रिसेप्टर ये कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, ये एडिनाइल साइक्लेज पाथवे फॉलो करते हैं। हम अब एग्जाम्पल लेंगे β1 का। β1 कहाँ पाया जाता है, तो हार्ट के ऊपर पाया जाता है। ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो ये जो β1 रिसेप्टर है इसके ऊपर कौन सी ड्रग बाइंड या कौन से एंडोजीनियस सब्सटेंस बाइंड होते हैं, जैसे कि एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन, ये बाइंड के ऊपर होते हैं। अब हम इसका पूरा पाथवे देखेंगे किस तरह से क्या क्या होता है। तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, β1 रिसेप्टर सपोज करो, इसके ऊपर बाइंड कौन हो रहा है, एपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन।
तो आपको पता है रिसेप्टर के इंट्रासेलुलर 3 प्रोटीन्स रहते हैं, अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन और गामा प्रोटीन। ये तीनों एक साथ कपल रहते हैं, इन तीनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप रहती है। और अगर आप देखोगे तो अल्फा के पास एक अलग से लो एनर्जी रहती है जिसको बोलते हैं GDP, ग्वानिडाइल डाइफॉस्फेट। तो जब बाहर से एपिनेफ्रिन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे बाइंड होता है तो होता क्या, इनर साइड क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है इस GDP को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा GTP में, ग्वानिडाइल ट्राइफॉस्फेट। अब देखो अल्फा यूनिट के पास एनर्जी ज़्यादा आ गई, तो अब वो ऐसे थोड़ी इनके साथ कपल बना के रहेगा, वो यहाँ से अलग हो जाएगा। तो अल्फा यूनिट यहाँ से अलग हो जाएगी बीटा गामा यूनिट से, और ये GTP ग्वानिडाइल ट्राइफॉस्फेट इसको लेके ये जाएगी एडिनाइल साइक्लेज के साथ बॉन्ड बनाने। तो एडिनाइल साइक्लेज के पास जाएगी, तो एडिनाइल साइक्लेज के पास जैसे ही ये GTP लेके जाएगी तो एडिनाइल फास्फेट, ये एक्स्ट्रा फास्फेट ग्रुप लेके ये एडिनाइल साइक्लेज क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और वापस अल्फा यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी GDP में। फिर ये GDP वापस आके अल्फा यूनिट बीटा गामा से बाइंड हो जाता है। तो अब देखो ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किसने किया, अल्फा यूनिट ने किया। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अल्फा रिसेप्टर ने एडिनाइल साइक्लेज को क्या किया, एक्टिवेट किया। अभी जो एडिनाइल साइक्लेज क्या है कि एंजाइम है जो सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, तो इसने क्या किया, जो अपने सेल के अंदर ATP थी या एडिनाइल ट्राइफॉस्फेट है, इसको कन्वर्ट कर लिया साइक्लिक AMP में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि साइक्लिक AMP कैसे बनता है एडिनाइल साइक्लेज पाथवे में, तो बोलेंगे कि जब अल्फा यूनिट एक्टिवेट करती है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को, जिससे क्या होता है कि जो ATP अपने अंदर रहती है उसको कन्वर्ट करता है एडिनाइल साइक्लेज किसमें, साइक्लिक AMP में। अभी जो साइक्लिक AMP इसके बारे में क्वेश्चन आता है, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है। प्राइमरी मैसेंजर तो अल्फा यूनिट था, एडिनाइल साइक्लेज था, पर ये सेकेंडरी मैसेंजर कौन है आपका, साइक्लिक AMP। तो ये क्या सेकेंडरी मैसेंजर है, ये आप लिख लेना, ये एग्जाम क्वेश्चन आता है। अभी जो साइक्लिक AMP इसने प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट किया। अब ये प्रोटीन काइनेज A क्या करेगा, ये जो कैल्शियम चैनल्स है इसको एक्टिवेट करेगा, जो कैल्शियम सेल के अंदर आ जाएगा, और जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर कैल्शियम भरा रहता है उसको भी ये प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, कैल्शियम अपने सेल के अंदर बहुत सारा रिलीज होने लग जाएगा। जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाएगा तो होगा क्या, अल्टीमेटली कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। एक्टिव मायोसिन रिसेप्टर आपने वो प्रोटीन देखेंगे उनके ऊपर, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्शन आएगा। तो इसी तरह एडिनाइल साइक्लेज अपना एक्शन देता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू, इसको हम बोल हैं स्टूमुलेट एक्शन बोलेंगे, GS बोलेंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू स्टूमुलेट एक्शन आया। इसी तरह कई बार क्या होता है कि एडिनाइल साइक्लेज पाथवे के थ्रू नेगेटिव एक्शन भी आता है, स्टूमुलेट की जगह क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको पता है, जो आपको M2 रिसेप्टर है जो अपने हार्ट के ऊपर पाया जाता है, मस्करेनिक रिसेप्टर, उसके ऊपर जब एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है तो हार्ट बीट कम हो जाती है, तो वो भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू आता है। तो वो ये अलग एक्शन है, यहाँ जस्ट वैसा मैकेनिज्म है, बट यहाँ जो फाइनल जो एक्शन आएगा वो क्या आएगा, अपोजिट एक्शन आएगा, वहाँ यहाँ पे कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब ये अपना एक्शन देते हैं। तो आपको बेसिक पता चल गया, इतना ही पढ़ना है, फार्मेसी में इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमने अभी एडिनाइल साइक्लेज पाथवे के बारे में अच्छे से पढ़ा। इसमें हमने एग्जाम्पल बीटा 1 का लिया और ये स्टूमुलेट एक्शन के लिए और इनहिबिट एक्शन के लिए M2 का एग्जाम्पल लिया। तो आपको एडिनाइल साइक्लेज का पाथवे पता चल गया। इसके बाद हम देखेंगे IP3 डेग पाथवे, जिसको फास्फोलाइपेज C पाथवे भी बोलते हैं। तो अब इसको देखेंगे, एग्जैक्टली इसके जैसा ही रहता है बट थोड़े से मॉलिक्यूल अंदर वाले चेंज रहते हैं। तो ये जो पाथवे आपको दिख रहा है, ये पाथवे कौन सा है आपका, IP3 डेग वाला पाथवे। तो इसके अंदर इसका एग्जांपल आपको M1 M2 रिसेप्टर मिल जाए, M3 रिसेप्टर, सॉरी M2 नहीं, M1 और M3 रिसेप्टर IP3 डेग पाथवे को फॉलो करते हैं। तो इसका अच्छा एग्जांपल अभी आप वही वाला जो हमने अभी एडिनाइल साइक्लेज का देखा वैसा ही आप समझ सकते हो। इसी तरह नीचे अल्फ़ा बीटा गामा तीनों सब प्रोटीन कपल रहते हैं। यहाँ पे आपको पता है GDP रहता है, इसको जब ये ड्रग ऊपर आके बाइंड होती है मैसेंजर, तो अंदर ये GTP में कन्वर्ट हो जाएगी अल्फ़ा यूनिट, और अल्फ़ा यूनिट यहाँ से अलग हो जाएगी। पहले वहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज को स्टूमुलेट कर रही थी, अब ये किसको कर रही है, तो यहाँ ये स्टूमुलेट करती है फास्फोलाइपेज C एंजाइम को। अभी जो फास्फोलाइपेज C एंजाइम जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, इसको एक्टिवेट किसने किया, अल्फ़ा यूनिट ने। अब ये अल्फ़ा यूनिट अपना काम करके वापस बीटा गामा से एक बॉन्ड बना देता है, फिर से कपल बन जाते हैं। अब ये फास्फोलाइपेज C एक्टिवेट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये PIP2, अभी जो PIP2 है इसको दो भागों में तोड़ेगा, एक तोड़ेगा डेग में, दूसरा IP3 में तोड़ेगा। तो ये डेग और IP3 क्या है और ये PIP2 क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे।
तो ये जो PIP2 है ये है फास्फोटिडाइल इनोसिटोल डाइफास्फेट, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। तो ये जो PIP2 है इसको फास्फोलाइपेज सी ने किस में तोड़ा, डेग, और दूसरा क्या IP3, तो इनोसिटोल ट्राइफास्फेट, और दूसरा ये डेग क्या है, डेग है आपका डाई एसिटाइल ग्लिसरॉल, जो नाम से पता चल रहा है ऊपर लिखा हुआ है डाई एसिटाइल ग्लिसरॉल या फिर IP3 डेग। तो देखो ये डेग और IP3 ये बने कब, जब PIP2 टूटा, किसकी वजह से, फास्फोलाइपेज सी एंजाइम की वजह से। अब ये PIP2 और डेग और IP3 सब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही पाए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको पता है एडिनाइल साइक्लेज में साइक्लिक AMP बनता था, वो सेकेंडरी मैसेंजर था, पर यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, IP3 है। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि डाई एसिटाइल ग्लिसरॉल या IP3 डेग पाथवे, इसमें सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, तो वो IP3 है। अब ये IP3 क्या करेगा, ये वापस वही जाके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, वहाँ प्रोटीन काइनेज A था, यहाँ पे प्रोटीन काइनेज C रहेगा, फिर वही कैल्शियम चैनल स्टिमुलेट होंगे, वही कैल्शियम इनसाइड आएगा और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से भी कैल्शियम निकलेगा और फाइनली कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा सेल के अंदर, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आपको इस पाथवे में क्या होता है, इस पाथवे में आपको याद रखना है कि अल्फा सब यूनिट रहती है वो एक्टिवेट करती है फास्फोलाइपेज सी को। वहाँ पे अल्फा यूनिट किसको कर रही थी, एडिनोल साइक्लेज को कर रही थी। वहाँ पे एडिनोल साइक्लेज ने ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट किया, पर यहाँ पे फास्फोलाइपेज सी ने क्या किया, PIP2 को डेग और IP3 में तोड़ा। IP3 क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, इसने क्या किया, कैल्शियम चैनल को भी स्टिमुलेट किया और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम को निकाला, और ये डायरेक्टली प्रोटीन काइनेज C को भी एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज C भी क्या करता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। तो इस तरह से आपको ऊपर से सुपरफिशियली मैकेनिज्म एक्शन पता होना चाहिए। तीसरा जो मेथड है वो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो पाथवे है वो है आयन चैनल रेगुलेशन। तो पहला हमने देखा, दूसरा भी देखा, अब तीसरा लास्ट वाला देखेंगे। तो इसको कई बार बोलते हैं कि जी प्रोटीन गेटेड आयन चैनल रेगुलेशन भी बोलते हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या है, तो देखो इसके अंदर वही सेम सिस्टम है कि ड्रग आके बाइंड होगा रिसेप्टर के नीचे आपको पता है अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 यूनिट रहती है। तो जैसे ड्रग बाइंड होगा तो GTP इसको मिल जाएगी और GTP को लेके ये जाके स्टिमुलेट करता है एडिनाइल साइक्लेज पाथवे में और फास्फोलाइपेज C को IP3 डेग पाथवे में। बट यहाँ पे ये डायरेक्टली किसको स्टिमुलेट करता है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड इफेक्टिव प्रोटीन को भी एक्टिवेट करता है और डायरेक्टली अल्फा यूनिट जाके सीधा चैनल को एक्टिवेट करती है। यहाँ पे कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनता है। ये जो आयन चैनल रेगुलेशन नाम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अल्फा यूनिट किसी भी सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट नहीं करती, वो खुद जाके आयन को ही एक्टिवेट कर लेती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं आयन रेगुलेशन पाथवे बोलते हैं। सीधा अल्फा 1 यूनिट जो है वो बोलती है अभी सेकेंडरी मैसेंजर के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे खुद को जाके ही जो आयन्स हैं उनको एक्टिवेट करना है। तो डिफरेंट टाइप के आयन्स जो रहते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, उन सबको ये अल्फ़ा जो ये सब यूनिट है वो एक्टिवेट करती है। तो इसमें इतना ही डिफरेंस है। तो आपको तीनों पाथवे सुपरफिशियली तीनों के बारे में आइडिया लग गया होगा। अब ये कल जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर हम एंजाइम लिंक रिसेप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इंसुलिन के मैकेनिज्म एक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो बचे हुए रिसेप्टर हैं उनके बारे में अच्छे से देखेंगे। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। शेयर करो, जीपेट का एग्ज़ाम आ रहा है तो ये काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प लगेगी, आपको क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे। अगर आप बेसिक पूरा पढ़ लेते हो तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आप अच्छे से बेसिक क्वेश्चन ही आते जीपेट में अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को।